सभी शिक्षक और शिक्षिका का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। इस सेशन को अगर आप फॉलो करते हैं डेली सुबह 7 बजे, तो आने वाली जो वैकेंसी है 2023 में, 2023 तक जो वैकेंसी आने वाली है वो आपके नाम होगा और उसमें एक सीट आप अपना फिक्स कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें और डेली इस सेशन को फॉलो करते रहें, क्योंकि समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। इस बात को मानिए। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं डेली, और ये 15 से 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं। और टॉपिक वाइज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन हो गया, मॉडर्न तक पढ़ेंगे। पूरा प्राचीन से स्टार्ट है। आज है हिस्ट्री का टेस्ट होगा, 15 टेस्ट होगा। या 15 ही क्वेश्चन नहीं होते हैं, लगभग इसमें एक्सप्लेनेशन होता है। अगर मिला लिया जाए सारे एक्सप्लेनेशन को, तो आप खुद सोच पाएंगे इसमें कम से कम नहीं तो 50 प्लस क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो इतना पर्याप्त है। अगर आप डेली इसका नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। आपका सारा चीज़ें आगे तैयार होती चलेंगी। ज्योग्राफी का आता है, इंडियन पॉलिटी का आता है, और आने वाले समय में हम आपकी संख्या देखते हुए इसमें समसामयिक भी ऐड करेंगे। तो चलिए आज पहले प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। अपने भैया बहनी जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए, उनको जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी एक दो बार देखें सेशन को तो डेली फॉलो करने लगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? कौन सा मुगल नहीं होगा यहाँ पर, मगध होगा। कौन सा मगध शासक कर लीजिएगा यहाँ पे। कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं मित्र, पहले बता देते हैं हम आपको। हम 4 वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला आया था, आपको पता है, पहला हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक थे बिंदुसार। हर्यक वंश के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। फिर उसके बाद नंद वंश आता है। फिर उसके बाद मौर्य वंश आता है। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक होता है, और नंद वंश का लास्ट शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर मुगल नहीं मगध है। क्या है? मगध। तो बताइए, मगध का वो शासक कौन था जो नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था या फिर पागल हो चुका था? तो बता देंगे, मगध शासक अजातशत्रु वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। अजातशत्रु को इतिहास में हम कुणिक के नाम से जानते हैं, कुणिक के नाम से जाना जाता है। इसने वैशाली के वज्जी राज्य के पर आक्रमण किया था, और वहाँ की जितने भी महाशिला कंठक थे, रथ रसूल थे, उसने पूरा का पूरा अस्त्र का प्रयोग भी कर दिया था अपना, कि जितने भी हैं इसको हम किसी तरह जीत लेंगे। तो वैशाली की वज्जी पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? अजातशत्रु। याद रखना, अजातशत्रु बिंदुसार का बेटा था, और अजातशत्रु का बेटा उदयन था। चलिए आगे चलते हैं। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्यक राजवंश का संस्थापक भाई कौन था? आप खुद बताइए। बिंदुसार था। बिंबिसार नहीं, सॉरी, बिंबिसार की बिंदुसार, पहले इसमें कंफर्म कर लेते हैं। बताइए, इसमें बिंबिसार था, बिंदुसार नहीं। बिंदुसार तो चला जाएगा भाई गुप्त वंश में, सॉरी मौर्य वंश में ना। तो हमको याद रखना है भाई क्या, यह, यानी कि बिंबिसार याद रखना है। बिंबिसार जो रहता है वह हर्यक वंश का रहता है, और बिंदुसार गुप्त वंश का रहता है भाई। याद रखेंगे, हर्यक राजवंश के संस्थापक बिंबिसार होते हैं। यह प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। तो वहीं मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप सुने होंगे, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर, वह पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। यानी कि याद रखेंगे, कौन सा शासक है प्राचीन इतिहास का जिन्हें अस्थायी सेना गठन किया था अपना? तो याद रखेंगे बिंबिसार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इन मगध राजवंशों को कालक्रम में सजाइए। हमने बता दिया पहले ही आपको। पहले नंबर पर कौन आया था भाई? पहले नंबर पर थे, याद रखेंगे, हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है शिशुनाग वंश, और तीसरे नंबर पर आता है नंदवंश, और चौथे नंबर पर आता है मौर्य वंश। तो याद रखेंगे, ये चारों का कालक्रम आप सजा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो इसका राइट आंसर बता देंगे भाई, खारवेल। हाथी गुम्फा नामक अभिलेख खारवेल को प्रमाणित करता है। खारवेल कलिंग का राजा था। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में पड़ता है। वहीं पर कलिंग की लड़ाई हुई थी, आपको पता है, अशोक के साथ। अशोक मौर्य, आपको पता होगा, जो मौर्य वंश का शासक रहता है, अशोक मौर्य, उसके शासनकाल में वहाँ पर अशोक मौर्य के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व, कब भैया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। आपको पता है, अशोक का बाद में दिल पिघल जाता है, और एक तरह से वो क्या हो जाता है भाई? एक तरह से बौद्ध धर्म को पालन करने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता देंगे, खारवेल। खारवेल की जो पूरा का पूरा प्रमाण है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कौन से मुगल शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनाई? भैया इसमें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? काकवर्णन। क्या होगा? काकवर्णन। जो राजा रहता है काकवर्णन भाई, ये अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बना लेता है। इस बात को याद रखना है। काकवर्णन को इतिहास में हम काला शोक के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा, बौद्ध संगति दूसरा वाला बौद्ध संगति है ना, उसका उस समय राजा यही रहता है, काला शोक। इसको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है।
इसके संबंध में हर्यक राजवंश के नाम से भी हर्यक राजवंश से था, इसका जो पूरा का पूरा संबंध था हर्यक राजवंश से था। राजगिरी मगध साम्राज्य की एक कह लीजिए कि पहली राजधानी रहती है, इस बात को भी याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का शासक था? तो बता देना है ये किस देश का शासक था भाई। देखिए खारवेल की बात किया गया है, तो खारवेल कलिंग का शासक था, कलिंग का, कलिंग राइट आंसर कलिंग होगा। चलिए, खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक कलिंग देश का शासक था। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था, यह बात भी याद रखना है। खारवेल के बारे में जानकारी उड़ीसा स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, अभी हमने बताया ऊपर। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो भैया ये बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है उसका नाम है राजगिरी। राजगिरी को हम कहते हैं गिरिव्रज, याद रखना है। RVPK हमने याद करवाया था जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे, तब याद करवाया था RVPK। आर मतलब राजगिरी, बी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र और के मतलब कुंडलग्राम। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, यही चारों स्थान है जहां पर बौद्ध की चारों संगतियां हुई थी क्रम से। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक रहता है। फिर घनानंद जो लास्ट शासक रहता है, जिन्होंने कह लीजिए कि आपके चाणक्य रहते हैं उनका बदनामी करता है, उनको घर से उनको जो है अपने राजमहल से निकालता है धक्का देकर। तो बाद में उन्होंने शपथ लेते हैं आपके चाणक्य कि भाई जब तक हम इस नंद वंश का नाश नहीं करेंगे या फिर इस सत्ता पर प्रजा के लिए एक अच्छा शासक नहीं ढूंढ लेंगे, तब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे। तब से लेकर वह ढूंढते रहे, बाद में से उन्हें चंद्रगुप्त से भेंट होती है एक बच्चे के रूप में जो खेल रहे होते हैं कहीं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ सिखाई, अपनी धनुर्विद्या और राजनीति की बहुत सारी चीज़ें सिखाकर उन्हें राजा बनाया। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही और घनानंद में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, बाद में इनको हराया जाता है और सत्ता पर यानी पूरे भारत पर कौन राजा बन जाता है पूरे भारत का? तो बता देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। तो बताइए नौवें का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था, तो राइट आंसर इसका सी काला सोका। अभी तो हमने बताया भाई काला सोका भाई। काला सोका भैया याद रखें, काल शोक लिखा हुआ है यहाँ पर, काला सोका कर लेंगे आप लोग, जो कि बौद्ध संगति का जो दूसरा संगति रहता है उसका इन्होंने आयोजन किया था भाई, याद रखेंगे। कालासो का वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, याद रखेंगे भाई। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाई थी इन्होंने। तब से पाटलिपुत्र कई वर्षों तक मगध साम्राज्य की राजधानी बनी रही थी। अगला, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के भैया, अजात शत्रु है, आजाद नहीं, अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, हर्यक वंश याद रखना है भाई। अगला चलते हैं। अजात शत्रु को ही कुड़िक कहते हैं, कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? मगध साम्राज्य की 3 राजधानियां थी, आपको याद रखना है कौन कौन सा था, पहले बता देंगे। गिरिव्रज था, राजगिरी था, पाटलिपुत्र था, लेकिन कौशाम्बी नहीं रहता है, इस बात को आपको याद रखना है। कौशाम्बी मगध का कैपिटल नहीं रहता है। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? मुल्तान का क्या नाम था आपको याद रखना है, पहले हम डिटेल में बता देते हैं। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते थे। इराक के शासक अल हल्लाज, याद रखें अल हल्लाज उस समय इराक के शासक थे, वही इराक जो आज यूरोप में स्थित है। हल्लाज के दामाद एवं भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। जो दाहिर रहता है, दाहिर राजा हिंदुस्तानी होते हैं जो कि मार दिए जाते हैं, फिर हार जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अधिकार करने के बाद उसका नाम बदलकर स्वर्णनगर रख दिया था। इस बात को याद रखना है, यहाँ तक आपको पूरा याद होना चाहिए। आपको पता है कि बाद में जजिया कर हटा लिए थे, मतलब इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण नगरी, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मगर यहाँ पे देखिए मगर लोग गया है, इसको सही करिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है ना। तो मगध है यहाँ पर, मगध बना लेंगे भाई, मगध है ना, मगध मगर नहीं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? भैया हम आपको बताते हैं, मगध पर जो शासक था किसका था? अजातशत्रु का था। कब से कब तक था? 492 से लेकर 460 तक, यह बात याद रखना है पहले तो। अब देखिए मगध का जो शासन स्टार्ट होता है, यानी हर्यक वंश का जो शासन स्टार्ट होता है, वह संस्थापक जो रहते हैं बिंबिसार रहते हैं। बिंबिसार की हत्या जो करता है अजातशत्रु कर देता है। अजातशत्रु का भी बेटा रहता है उदयन, अब उसकी हत्या वह जो है अपनी पिताजी की हत्या कर देता है, कहा जाता है ऐसा हुआ था। यानी बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु, अजातशत्रु का हत्या उदयन। तो अजातशत्रु ही ऐसा शासक रहता है जो अपने पिता का हत्या करता है, और इसका भी हत्या इसके बेटे द्वारा कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा।
मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखेंगे मालवा क्षेत्र का जो विस्तार हुआ था वो शिशुनाग वंश के काल में हुआ था, शिशुनाग वंश के काल में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपको जाहिर सी बात है, घनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था और पूरा सत्ता अपने हाथ में लिया था। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर बिंदुसार आता है, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, फिर बिंदुसार का बेटा रहता है अशोक। इस तरह से क्रम चलता है, ठीक है ना। इतनी जो सेशन है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 15 से 20 क्वेश्चन ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट का सेशन होता है। इसे आप डेली फॉलो करेंगे तो आपका नॉलेज बूस्ट होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डेली फॉलो करिए। इस तरह हम एक दिन साइंस सॉरी एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ते चलेंगे। अगर कोई सुधार करना हो तो ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है डेली। धन्यवाद।